हेलो स्टूडेंट, अब हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स जो पूछे जाते हैं उनको पढ़ लेते हैं साइंस में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें अपचयन और उपचयन होता है। अपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन और उपचयन को कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, अपचयन में ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है किसी रिएक्शन में। ठीक है, और उपचयन यानी कि रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें कॉपर आ गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, और भी कई रिएक्शन हैं। ठीक है, संतुलित रिएक्शन, वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, प्रकाश अपघटन। ठीक, वियोजन अभिक्रिया, और भी है योगात्मक अभिक्रिया मतलब कि एडिशन रिएक्शन, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक एलिमेंट हट जाता है दूसरे एलिमेंट में ऐड हो जाता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। और यहाँ एक एलिमेंट हटता है और यहाँ दो एलिमेंट हटते हैं, मतलब दो एलिमेंट हटते हैं और दो नए एलिमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी को कहते हैं एंडोथर्मिक और ऊष्माशोषी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, इसे हम कहते हैं ऊष्माशेषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट मिलती है, अंदर आती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें हीट बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। क्लियर हो गया, इसे को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए यानी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करिए, जितने इधर एलिमेंट हैं उतने इधर होने चाहिए। अब देखिए Fe है, ठीक, 3, तो यहाँ 3 Fe हो गए। O कितने हैं, 4, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन 4 2 8, 8 है ना, तो देखिए 4 2 8 हो गई बैलेंस। जबकि लिखा हुआ क्या था, Fe प्लस H2O, यहाँ था Fe3O4 प्लस H2, यानी Fe 1 है, यानी Fe हमें 3 लाने, तो देखिए हमने 3 ला दिए। ठीक, और H2 है, जबकि यहाँ दे रखा है H2, तो हमने लिख दिया H2। ठीक है, और ऑक्सीजन 4 है, और जबकि यहाँ कितने दे रखे हैं, 1, तो हमने 3 ऑक्सीजन भी प्लस कर दिए। ठीक, देखिए ये 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होती है। और भी आप एलिमेंट्स को देख सकते हैं, इसका सिंपल सा रूल ये होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। जितने एलिमेंट इधर हैं यानी अभिकारक जितने इधर हैं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बनने के बाद यानी पदार्थ बनने के बाद भी, उत्पाद बनने के बाद भी उतने ही रहने चाहिए। यानी सोडियम यहाँ 2 है Na, तो देखिए यहाँ भी 2 है। सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन है, तो देखिए 2 2 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है। क्लियर हो गया, ऐसे रिएक्शन बैलेंस होती है, जितने एलिमेंट इधर हैं उतने एलिमेंट इधर होने चाहिए। इसी कहते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो CaSO4 हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच स्केल हम बता चुके हैं कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक वैल्यू होती है। ठीक है, जिसमें 0 से अगर 6 तक वैल्यू आती है तो वो एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है। अगर उसकी वैल्यू 7 आती है तो वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 8 से 14 के बीच में आती है तो वो क्षार होता है। क्लियर हो गया,
और क्षार को हम कहते हैं बेस। ठीक, ये होता है पीएच स्केल। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र यानी वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। देखिए एक और पूछ लेते हैं। वहाँ था आपने पढ़ा था बेकिंग सोडा, अब यहाँ पे पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, वहाँ था धावन सोडा। बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। वहाँ आपने पढ़ा था धावन सोडा, धावन सोडा को कहते हैं वॉशिंग पाउडर। तो ये है बेकिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग पाउडर Na2CO3 10H2O। देखिए एक बार और भी कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं जिप्सम का। तो CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, यानी एसिड और बेस क्या है। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में मिलने के साथ, वाटर में मिलने के साथ H पॉजिटिव आयन देते हैं। यानी अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ H पॉजिटिव आयन देते हैं। जबकि क्षार यानी बेस, बेस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पानी में मिलने के साथ OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्सी आयन। इन्हीं को हम क्षार कहते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनता है। ये कई बार पूछा गया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो जब अम्ल की क्षार से क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक, 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है फॉर्मूला NaHCO3। क्लियर हो गया। एल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में इससे पहली वीडियो में बता दिया गया था कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम अल्केन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम अल्कीन कहते हैं, अल्कीन डबल बॉन्ड। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। ये है अल्केन, ANEN। इसका IUPAC में नेम लिखते टाइम पूछा जाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसे हम अल्काइन कहते हैं। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर हो गया। IUPAC, इसके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसमें नेम लिखने के लिए आएगा। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है IUPAC की। इसे शॉर्ट में IUPAC कह देते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है अल्केन CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। ये देखिए ये सब फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन ग्रुप ये है। ठीक, एल्कीन ग्रुप ये है, एल्कोहल ग्रुप OH होता है। ठीक, ये है एल्कोहल ग्रुप। बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं, इन्हें पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इस तरीके से लिख कर आएगा। IUPAC नाम लिखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, इस तरीके से इनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट का नाम हो जाएगा, और एलिमेंट्स को देख लेते हैं। कई बार देखिए इस तरीके से देते हैं कि एथेनोइक अम्ल का नाम लिखिए, मेथेनोइक एसिटिलीन का नेम लिखिए, 1-क्लोरोप्रोपेन का नेम लिखिए। तो हमने सुन लिया कि इसका क्या नाम लिखा है, 1-क्लोरो। क्लोरो का मतलब है क्लोरो के लिए हम फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, और प्रोपेन के लिए कार्बन कितने होने चाहिए, मेथ एथ प्रोप, इन्हें कार्बन होने चाहिए 3। ठीक, तो इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। इस बार से अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखिएगा। कंप्लीट नेम ये हमने शॉर्ट में से समझा दिया है।
ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है कुछ एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप होता है OH, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH। ठीक है, साबुनीकरण के बारे में बता दिएगा जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को भी पढ़ के जाएंगे अच्छे से। मनुष्य की आहार नाल तथा उसके संबंधित पाचन ग्रंथियां यानी पाचन तंत्र वाला डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़ के जाएंगे। कई बार बायोलॉजी में इसका डायग्राम पूछ लिया जाता है। ये हृदय, मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट, इसे भी एक बार पढ़ के जाएंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है डायग्राम में, जैसे ह्यूमन आई पूछ लेते हैं कई बार, मानव नेत्र, इस तरीके से। श्वसन की प्रक्रिया पूछ लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन्स किसे कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जॉन मेंडल के बारे में पूछ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, मस्तिष्क की संरचना कीजिए यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना, ये है मानव मस्तिष्क। DNA RNA की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। DNA की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अनुवांशिकता के जनक कौन है, हेरिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी कौन है, जॉन मेंडल है। ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉन मेंडल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुवांशिक विज्ञान के जनक है, देखिए है तो जॉन मेंडल है। इन्होंने किस पर रिसर्च की थी, तो इन्होंने मटर के दाने पर रिसर्च की थी। ठीक है, मटर पर। फिर फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे लेंस के लिए। लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। अगर लेंस की जगह आ जाए दर्पण, तो दर्पण के लिए फॉर्मूला प्लस में लगता है 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ f फोकस दूरी होती है यानी फोकल लेंथ, v होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी, ये होता है u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी। क्लियर हो गया। स्नेल का नियम भी पूछ लेते हैं, sin I/sin r = कांस्टेंट। ये देखिए फोकस दूरी किसके लिए, दर्पण के लिए, फॉर्मूला हो गया। फोकस दूरी अगर ऐसे डायरेक्ट फाइंड करनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 यानी त्रिज्या बटे 2 लिख देते हैं तो फोकस दूरी आ जाती है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ के जाएंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें सनलाइट आती है और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है और थोड़ी सी डेविएट होकर चल जाती है, तिरछी होकर, ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, सनलाइट आती है, मिरर पे पड़ती है प्लेन पॉलिश सरफेस पे और दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। इसके नियम भी पूछे जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें लेंस और मिरर के बारे में भी पूछ लेते हैं। अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर मानव नेत्र के बारे में पूछ लेते हैं कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाइए। साथ में दूरदृष्टि दोष, निकष दृष्टि दोष पूछ लेते हैं। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, जिस इंसान को पास की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही होती हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहे होते हैं, साफ दिख रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। मतलब कि इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। और जब इंसान को पास की वस्तुएं साफ दिख रही होती हैं लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिख रहे होते हैं,
तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कई बार इंग्लिश में इसे ऐसे भी पूछ लेते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और दूरदृष्टि दोष जिसे हमने हाइपरमेट्रोपिया बोला था उसे कह देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्वस्थ मनुष्य यानी हेल्दी पर्सन की पास की जो क्षमता होती है देखने की वो कितनी होती, तो 25 सेंटीमीटर होती। और अगर दूर की बात करें डिस्टेंस, तो अनंत होती यानी इनफाइनाइट। यानी एक स्वस्थ मनुष्य दूर से दूर अगर देखना चाहे तो वो अनंत तक देख सकता है, इनफाइनाइट तक, कोई लिमिट नहीं है देखने की ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को। ठीक है, और अगर वो पास की देखना चाहे तो 25 सेंटीमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रिज्म से जब लाइट पास होती है वाइट तो कितने कलर में डिवाइड हो जाती है, तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, और ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमें करंट पता करना है तो I इज टू वी अपॉन आर लिखना होता है। ठीक है, आई करंट होता है जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। किलोग्राम की यूनिट, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इकाई और यूनिट पूछी जाती हैं। अगर रेसिस्टेंस समांतर क्रम में दे रखा है, ठीक है, प्रतिरोध समांतर क्रम में दे रखा है, रेसिस्टेंस पैरेलल में, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा 1/r इज टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर प्रतिरोध समांतर में ना होकर श्रेणी में हो, ठीक है, श्रेणी में हमेशा प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R इज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गया। इसमें रेसिस्टेंस कम हो जाता है, और एक रूल और है, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। क्लियर हो। और करंट के ज़्यादा होने से वोल्टेज भी ज़्यादा होता है, करंट के कम होने से वोल्टेज भी कम होता है, यही ओम का नियम है। क्लियर हो गया। कई बार पूछ लेते हैं 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कई बार पूछ लेते हैं 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछ लेते हैं 1 हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट, 746 वाट। ये देखिए आ गया ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक के पदार्थ का ताप आदि अपरिवर्तित रहें यानी ना बदलें, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए इसका फॉर्मूला है R बराबर V अपॉन आई। यानी कोई कंडक्टर है उसकी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे तो जो उसकी टेम्परेचर होता है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, रेसिस्टेंस वोल्टेज की इक्वल हो जाता है और करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, यही ओम का नियम है। ओम एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इसे ओम्स लॉ इंग्लिश में कहते हैं। ओम्स लॉ पूछा गया है बहुत बार, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। ओम का नियम ये देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वी आई और आर, या तो विभवांतर पूछ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, या करंट पूछ लेंगे यानी विद्युत धारा, या रेसिस्टेंस पूछ लेंगे प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध ये देखिए, ये प्रतिरोध दे रखा है समांतर में, कई बार प्रतिरोध दे रखा होता है श्रेणी में, जैसे ये दे रखा है श्रेणी में यानी सीरीज में। सीरीज में दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट प्लस कर देंगे, और समांतर में दे रखा होगा तो आप 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 ऐसे करके प्लस करेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट भी पढ़कर जाएंगे जिसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ाया गया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चुंबकीय क्षेत्र, जब भी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र बनता है तो वो सर्कुलर बनता है। ठीक है, वृत्ताकार।
जहाँ पर चुंबक रखा होगा या इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र गोल बनेगा या विद्युतीय क्षेत्र गोल बनेगा, सर्कुलर, वृत्ताकार। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। तो आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ये देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगूठा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये सब पढ़ कर जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वह स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उन्हें अच्छे से तैयार करके जाएं। विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, अपचयन उपचयन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना यानी समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, ये पढ़कर जाएं टॉपिक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड की है उसमें सब कुछ पढ़ा दिया गया है। एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ के जाएं। अम्ल क्षार सूचक इंडिकेटर क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ के जाएं। सूचक क्या होते हैं? सूचक एक ऐसे यूनिट होती हैं, ऐसी मशीन्स होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो केमिकल है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, जिसमें पीएच स्केल बहुत फेमस है। मिथाइल और इन सब का भी यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे। ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2। अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एसिड एंड बेस? ठीक है, ये देखिए खाने वाला सोडा आ गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये सब पढ़कर जाएंगे। धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, इन सब के बारे में पढ़कर जाएंगे। ये IUPAC वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाएंगे। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अल्केन अल्कीन अल्काइन। ठीक है, जिसमें IUPAC में आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिखाया जाता है, मतलब एलिमेंट्स का नेम लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसे पढ़ कर जाएँ। इसके रूल पढ़ के जाएँ, फंक्शनल ग्रुप पढ़ कर जाएँ, किस तरीके से इनके नाम लिखे जाता है, ये टॉपिक पढ़ कर जाएँ। ठीक है, ये ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ज़रूर आएंगी, इनको भी पढ़ कर जाएँ। ये फंक्शनल ग्रुप हैं, और भी बहुत से फंक्शनल ग्रुप वीडियो में बता दिए गए हैं, उनको आप वीडियो में देख लें। ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं। साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन, ये भी पढ़ा दिया गया है, ये सब पढ़ के जाएँ। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो दूसरी वीडियोज़ में बता दिए गए हैं, वो भी पढ़ के जाएँ। बायोलॉजी का पार्ट एग्जाम में कम आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ज़्यादा पढ़ कर जाएँ। भौतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान से बायोलॉजी से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी में चित्र पढ़ कर जाएँ जो बता दिए गए हैं आपको। ठीक है, सभी टॉपिक अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।